नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हाथरस मामले की आड़ में देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब यूपी पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के 4 लोगों में शामिल मसूद को मथुरा पुलिस आज बहराइच लेकर पहुंची, जहां उसके पिता से पुलिस ने पूछताछ की है। पीएफआई के चारों लोगों को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तरह से सर्विलांस के माध्यम से हमारी सुरक्षा एजेंसियां हम पे नज़र रखे हुए हैं और जो भी असामाजिक गैर कानूनी कार्य ये लोग कर रहे हैं और जो विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाथरस कांड में 100 करोड़ की फंडिंग मामले में एसआईटी को जांच में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सफदरजंग अस्पताल से लेकर पीड़ित के गांव तक भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर है कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता साधारण आदमी के रूप में अपना प्लान तैयार कर रहे थे ताकि किसी को भनक ना लगे इस बात की, जिसके बाद पुलिस भीम आर्मी पर शिकंजा कस सकती है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जिसमें भीम आर्मी पर कसा जा सकता है शिकंजा। जानकारी ये मिल रही है कि ये सब कुछ जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता साधारण आदमी के रूप में वहां पहुंचे हुए थे, अपने प्लान को तैयार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस भीम आर्मी पर शिकंजा कस सकती है। लगातार पीएफआई से किस तरह से संपर्क की बातें सामने आ रही है उस पर निगाह बनी हुई है। 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हाथरस से लाइव आरिफ खान जुड़ रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरिफ ये बताइए कि ये भीम आर्मी के कनेक्शन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो पुलिस के हाथ लगे तो लगे कैसे? देखिए, जिस तरह से हाथरस का जो कांड हुआ, तमाम राजनीति हुई और तमाम तरह का हंगामा हुआ, बवाल हुआ, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अपनी पहले से अलर्ट मोड पर आ गई थी कि आखिर इतनी छोटी सी घटना कहें या कहें घटना के बाद इतना बड़ा बवाल कैसे हो रहा है। जिस हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया तो पता चला कि पीएफआई का बड़ा रोल था। इसके अलावा भीम आर्मी का रोल निकलकर सामने आ रहा है। देखिए प्रीति, मैं लगातार 10 दिन से इस गांव के अंदर हूं और जो पीड़िता का परिवार है, मृतका का परिवार है, उसके 3-4 लोग हमने ऐसे देखे जो शायद उनके घर के रिश्तेदार नहीं थे, परिवार के नहीं थे और दूर दराज रिश्तेदारी जैसे नहीं आते थे। देखिए, एक महिला अभी और घर में लगातार रह रही थी और कह रही थी हम उनके रिश्तेदार हैं, इनकी लड़ाई और हम जो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब जब सर्विलांस एक्टिव हुआ, खुफिया एजेंसियां एक्टिव हुई, उसके बाद अब वो महिला का कोई पता नहीं है आखिर वो महिला है कहाँ पर। कुल मिलाकर यह है कि एक बड़ी तैयारी थी, एक बड़ा प्लान था, एक बड़ी साजिश थी जातिगत हिंसा फैलाने के लिए और शायद ये जो कामयाबी इनको मिल पाती उससे पहले खुफिया एजेंसियों ने इनको ट्रैक करके इनके मंसूबे से उनको बस्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा मामला था, उसको लेकर बड़ी साजिश थी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अब देखिए, जो महिला ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इस पर मैं बात करूं, नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस बीच, लेकिन जो साक्ष्य आ रहे हैं जो भीम आर्मी और पीएफआई के कनेक्शन को पुख्ता कर रहे हैं, ये किसी बड़ी साजिश को प्लान करने की तैयारी की ओर तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा साफ पता चल रहा है कि जो लोग इस पूरे मामले में पॉलिटिकल फुटेज लेना चाह रहे थे वो खुद कटघरे में है आज। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये साजिश की जड़ें जो हैं बेहद गहरी हैं और इसको बिल्कुल मेटिकुलसली जो है प्लान किया गया था पूरी साजिश को। और ये 1-2 दिन में, ऐसा लगता नहीं कि 1-2 दिन में ये सारी तैयारी की गई होगी। ये महीनों से ये प्लान चल रहा था और मौके का इंतज़ार किया जा रहा था कि इस तरह की कोई घटना हो। तैयारी पूरी है और उसके बाद पूरे प्लान को जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाए। जो एसआईटी की इनिशियल फाइंडिंग्स है उसमें साफ तौर से ये पता चला है कि इसमें पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और इसके अलावा भीम आर्मी, दोनों का रोल सामने आया है। इसके अलावा फंडिंग हुई है, जो 100 करोड़ की फंडिंग है उसमें 50 करोड़ की फंडिंग की बात पहले ही मॉरिशस से आ चुकी है। इसके अलावा म्यांमार से भी फंडिंग की बात आ रही है। तो जाहिर तौर से ये एसआईटी जो है इस मामले की तह तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि ये जो विदेशी फंडिंग है ये साफ तौर से इशारा करती है कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। खैर, वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी पता चलेगा, लेकिन ये है कि साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं
और हो सकता है कि जल्दी ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें रोप इन किया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर हवाला ट्रांजैक्शन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलते हैं तो ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस जांच में शामिल हो जाएगी। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर मैं आगे आपसे और जानकारी लूंगी। इस बीच हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस मामले में गिरने पर भीम आर्मी के अध्यक्ष ने फंडिंग मामले में सफाई भी इस दौरान दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार मामले को डाइवर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं और सरकार सबूत पेश करे। लेकिन सच तो ये है, पहली जानकारी तो ये आ रही है कि पीएफआई और भीम आर्मी के कनेक्शन है और भीम आर्मी के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे। लेकिन भीम आर्मी के सर्वे सर्वा कैसे सरकार को इस मामले में घेर रहे हैं, आइए सुनिए। सरकार की जो किरकिरी हो रही है उनके कार्यों की वजह से, तो वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पहले जब शब्बीरपुर हुआ तब भी उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। आरोप में सच्चाई तो कुछ नहीं थी। सरकार 100 करोड़ रुपए की बात करे, मैं कहता हूँ अगर कोई 1 रुपए का भी, 1 सिंगल रुपए का भी मेरी तरफ इस तरह का कोई मामला निकाल दे तो जो सजा होती है मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन सरकार ये जान ले कि ऐसे आरोप लगा के और इस तरह कहानियां बना के वो अन्याय नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इस अन्याय का अंत होगा। 2022 में ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो खूब कहानियां बनाएं, इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। और कुछ सच्चाई हो तो वो सबूत पेश करें, कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी की सफलता नहीं रोक सकते हो तो उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा सकते हो। आज सरकार उसी जगह खड़ी है। और भीम आर्मी पुलिस विभाग के स्थानीय खुफिया तंत्र के इंस्पेक्टर के पर्दाफाश के बाद एसआईटी के निशाने पर आ गई है। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ 14 से 18 तक। बार-बार जो लड़की बयान बदल दी थी, ये वैसा ये बयान देखिए स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है भीम आर्मी वालों ने इसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन कर रखा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए। नीतीश, उस वेबसाइट का हाथरस कांड के दरमियान सामने आया, पीएफआई का उसके में इन्वॉल्वमेंट सामने आया, मॉरिशस से पैसा आने की बात सामने आई, भीम आर्मी का अब नाम आ रहा है, लेकिन भीम आर्मी के चंद्रशेखर कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट कौन कर रहा है नीतीश? देखिए, जो एजेंसियां पॉलिटिकल, इनका आरोप तो हो ही सकता है, आरोप ये लगा सकते हैं, आरोप लगाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन जो एजेंसीज है उनको ये जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके अलावा हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो हमारी एसआईटी है, उसने भी जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसकी दिशा भी वही है। उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन में जो उनको पता चला था वही सारी चीज़ें जो है एसआईटी को भी पता चल रहा है। तो हमारी जो एसआईटी थी उसने इन्वेस्टिगेशन को यूँ कहें कि एक नई दिशा दी है तो गलत नहीं होगा। तो जाहिर तौर से तथ्य जो है वो जांच में सामने आ रहे हैं, एसआईटी को मिल रहे हैं, और ये अगर ये तथ्य गलत होंगे तो अदालत में केस साबित नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको जाहिर तौर से हक है कि वो आरोपों से इनकार कर सकता है। लेकिन अभी जो हमें अभी नीतीश जिस तरह जानकारी दे रहे हैं, दरअसल ये बताइए कि पुलिस को लगातार जांच में ये भी पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे जो साधारण कपड़ों में वहां पर तैयारी कर रहे थे इस प्लान को अंजाम देने की। ये गतिविधियां कितने दिन से चल रही थी? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं, तमाम ऐसे लोग जो मृतका उसके परिवार के साथ में रहे थे जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं ऐसे लोग दिखाई दिए जो परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे घर के नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं और यहाँ घूम रहे हैं। तो उस बात को लेकर अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। अब हालात ये कर दिए गए कि जो मृतका है उसके घर के आसपास 8 CCTV कैमरे लगा दिए गए और 2 पुलिसकर्मी बैठा दिए गए जो भी आ रहे हैं मिलने के लिए। उनकी पूरी डिटेल नोट की जा रही है, उनका नंबर नोट किया जा रहा है। यानी कि अब
सतर्कता बड़ी लेवल पे बरती जा रही है ताकि कोई भी ऐसा आदमी न मिले जो उनको बहलाए या उनको किसी तरह से भड़काए। तो अब पुलिस जागी है, तमाम एजेंसियां जागी है कि आखिर इस तरह से कैसे हो गया और इसको लेकर बड़ा प्लान बनाया है। देखिए पूरे गांव के आसपास फोर्स तैनात कर दिया गया है। एक एक आदमी को पूछा जा रहा है कि आप कौन है, कहां से आए हैं। तो आरिफ अभी और लगातार ये आरोप सामने आ रहे हैं, इन्हें सिद्ध करने के लिए जो जांच टीम है उसके पास कितने तथ्य हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी अपनी सफाई दे रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी, लेकिन इस बीच हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से परिवार के 5 सदस्य हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। तो लगातार आपको बता दें, परिवार की सुरक्षा को लेकर यह सवाल बहुत गहराया था। तब योगी सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए परिवार के घर के आसपास दूर तक निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। लेकिन अब जब हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आया है उसके बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट के सामने सुरक्षा के साथ पेश होगा। 5 लोग कौन-कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी, पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है, किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। और हाथरस के पीड़ित परिवार ने बताया कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। उन्होंने एक बार फिर सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब जो आरोपी हैं उनके परिवार ये कह रहे हैं कि खुद पीड़ित परिवार के लोगों ने ही उनकी बेटी को मारा है। और ऐसे में ये परिवार जो पीड़ित है वो चाह रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारी जो घटना आई हमने उनको बताई है। अब ये क्या कहते हैं, सरकार के ऊपर वो है कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाए। हमारे संग में जो घटना घटी का हमने उनको बताई है। ठीक है, जैसे जो आपकी बच्ची की जो माँ है, जो आपकी पत्नी है, वो उस दिन वहाँ थी साथ में। हाँ। तो उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ किया होगा। हाँ। जानना क्या चाहता है एसआईटी? क्या पूछताछ में क्या सवाल जवाब करते हैं? अब वो मौके पे थी तो जैसे उनके सामने घटना आई उसी तरह से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। इसके बारे में जो आरोपी हैं वो लिख के भेज रहे हैं, ये चीज़ तो उन्हें पता होगी क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उनसे, आपको तो पता है ना, आपके घर की लड़की थी, वो तो कह रहे हैं हमारी दोस्ती थी, इन लोगों को दोस्ती पसंद नहीं था, हमने ना मारपीट किया है ना हमने ऐसा कुछ किया है, यही लोग दोषी है, हमें झूठा फंसाया गया है। मतलब हम लोगों ने मार दिया है। उस चिट्ठी में ऐसा है कि हमने नहीं मारा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमको झूठा नहीं। देखिए, ये बचने के लिए मतलब बहुत उपाय ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये चीज़ उन्हें पता हो, ऐसा कोई हम उनसे संबंध नहीं था, उनसे नहीं हम बात करते थे, दूर का वास्ता रखते थे उन लोगों से। और हाथरस मामले की जांच में जुटे डीआईजी शलभ माथुर हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित के घर की जांच की है। जांच के दौरान दावा है उन्होंने किया कि मामले में जो कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है और उन्होंने सुरक्षा में हाईकोर्ट में ले जाने की भी बात कही है पीड़ित परिवार को। इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक करें। आरिफ, इस पूरे परिवार का ये हमेशा से दर्द रहा जब से ये मामला सामने आया कि पुलिस ने समय रहते ठीक से कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक बार फिर से जब मामला ने तूल पकड़ा और उस पूरे मामले को शांत होने के बाद डीआईजी शलभ माथुर वहां पहुंचे, परिवार की तरफ से इस पहुंचने को किस तरह से लिया जा रहा है? क्योंकि पुलिस अब बार बार कह रही है कि जो कमियां रह गई हैं हम उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, डीआईजी सलम माथुर है, उनको सुरक्षा का नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है और पूरी सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के पास है। कितने फोर्स तैनात किया जाना है, कैसे जो परिवार है उसकी सुरक्षा कैसे रहनी है, सारी जिम्मेदारी डीआईजी सलम माथुर की है। लेकिन देखिए, जिस हिसाब से परिवार को कोर्ट में जाना है, उसको लेकर बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कैसे सुरक्षा में लिया जाएगा, किस तरह से सुरक्षा का प्लान क्या रहेगा। इस तरह के पूरे प्लान डीआईजी सलम माथुर बना रहे हैं। उनसे मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, उनका कहना यह था कि हम किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपनाना पड़े, पूरे परिवार को अच्छी सुरक्षा दी जाएगी ताकि परिवार पूरे संतुष्ट है, उनके परिवार के साथ कोई घटना न हो। कोई इस तरह के बड़े प्लान तैयार किए जाएंगे। आखिर क्या प्लान होगा, हालांकि वो नहीं बताया, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम में देखिए आप अंदाजा ला सकती है, गांव के आसपास ये तैनात कर दी गई है। घर के आसपास इतना फोर्स लगा दिया गया है कि एक एक आदमी कोई भी अगर जा रहा है, ये इसलिए जरूरी है आरिफ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो आरोपी पक्ष के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो पंचायतें कर रहे हैं, वो वहां पर सभाएं कर रहे हैं, तो इस पीड़ित परिवार को ये डर है उनकी सुरक्षा का, और वहां अगर डीआईजी पहुंचकर इस तरह का भरोसा दे रहे हैं तो वो उनके मनोबल को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है हाथरस से ही, जहां एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और इसके साथ एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिससे वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस केस में एसआईटी का बड़ा फैसला, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी। खेत में घटना वाली जगह जाएगी एसआईटी। एसआईटी मारपीट के हालात की जांच करेगी। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। चौदह सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेंच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एसआईटी का फोकस क्राइम सीन पर यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले खबर आई कि गैंगरेप हुआ और जीप काटने का मामला आया, लेकिन पुलिस की जांच असलियत तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच खबर आई कि आरोपी लड़की और एक आरोपी के बीच दोस्ती थी, जिसके बाद एसआईटी पर जांच की असलियत तक पहुंचने का दबाव बढ़ गया। एसआईटी अब तक हाथरस के उस गांव में 6 बार जा चुकी है और पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब उसका असली फोकस खेत में क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचकर इस पूरे मामले को रिक्रिएट करने पर है। घटना वाली जगह पर जाएगी, बयान में दर्ज घटना को रिक्रिएट करेगी, पीड़ित से मारपीट की घटना को जांचेगी, मारपीट के हालात की पड़ताल करेगी, आरोपियों का आमना सामना कराकर हालात को परखेगी, पीड़ित की मां की मौजूदगी की जांच करेगी, घटना के बाद पीड़ित के जाने की हालात जांचेगी। एसआईटी टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें एसआईटी को पूरी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके अंदर में जो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा वो पीड़िता के लास्ट डाइंग डिक्लेरेशन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड विटनेसेस के हिसाब से उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो उलझन पैदा हो सकती है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में एसआईटी जांच करेगी। और अभी जो पूर्व में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनकी क्या कंप्लायंस है उसको चेक कर रहा हूँ, और जो चीज़ें कमी पेशी होगी उसको अपडेट किया जा रहा है। मैंने पूर्व में भी बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। एसआईटी ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट करने का आरोप लगा दिया गया। हाथरस मामले में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का समय सीमा और बढ़ा दिया गया है, यानी एसआईटी को 16 अक्टूबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। लिहाजा एसआईटी इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच कर लेना चाहती है। एसआईटी इससे पहले घटना के 40 चश्मदीदों से बयान भी करेगी, जिससे कई सारे तथ्य भी सामने आएंगे। इससे पहले एसआईटी को कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है।
दूसरा ये कि परिवार वाले और गांव वालों से जो पूछताछ हुई उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। अभी 40 लोगों से फिर पूछताछ होनी है। अब एक हफ्ते के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और हाथरस केस की असलियत सरकार को बतानी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये एसआईटी की जांच से पता चलेगा कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश में जुटे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग साजिश रचकर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सीएम योगी ने यह सीधे तौर पर अपनी बात को रखा है कि किस तरह से एक साजिश का शिकार प्रदेश को बनाने की कोशिश थी। पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने हाथरस की घटना पर योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योगी सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने के मुद्दे को भटका रही है। की बात करने की जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पीड़िता को न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग न्याय दिलाने की जगह कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, तो उससे एक ही बात याद आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। हमें दुश्मनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी ने भी कोई भी गलत काम किया हो, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई हो, किसी ने भी गलत काम किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरीके से मुद्दों को भटकाइए मत। पीड़िता को न्याय दीजिए और पीड़िता को न्याय देने से पहले तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे और न ही खुद बैठेंगे। और हाथरस केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने योगी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यूपी की चिंता छोड़कर बीजेपी के लोग महाराष्ट्र की चिंता में डूबे हैं। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि यूपी में असल मुद्दों को छोड़कर दंगे की बात जानबूझकर की जा रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को पहले जाके उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है हाथरस की, वहाँ पे जाके उनके मुख्यमंत्री साहब को सलाह देना चाहिए कि जो प्रकार की परिस्थिति वहाँ पे बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है, और उसी प्रकार अभी जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ का हाथरस का चालू था तो एकाएक वहाँ पे ऐसा बोला गया कि कुछ बाहर के लोग आके इसमें दंगा फसाद करना चाहते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि ये पूरे मामले की, हाथरस के मामले की, पूरा इसको मामले को डाइवर्ट करके किस प्रकार से बाहर के लोग आके इसको यहाँ पे दंगा फसाद करने की कोशिश करें, इस प्रकार से डाइवर्शन, बेसिकली हाथरस का जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास वहाँ के प्रशासन से हो रहा है। और आप देखिए कि जो प्रकार से वहाँ पे जो घटना घटी है उसका पूरे भारत ने उसकी वहाँ पे निंदा की है। तो पहले मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ पे देखना चाहिए उत्तर प्रदेश के कि वहाँ की जो कायदा सुव्यवस्था की जो हालत है वो जो चरमरा गई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पे जाके उनको सलाह देना चाहिए। सियासत के बीच सच ये है कि हाथरस मामला उस वक्त और उलझता चला गया जब केस के चारों आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी और पीड़ित लड़की के परिवार से दोस्ती होने का दावा किया। हाथरस कांड में रोज हो रहे नए खुलासे, पीड़ित और आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब आरोपियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हाथरस कांड में अब तक इस मामले से जुड़े आरोपियों की सीधे तौर पर कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब आरोपियों ने हाथरस के पुलिस प्रशासन को जेल से एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है। न्यूज़ 18 के पास वो चिट्ठी है
जिस पर हाथरस केस के चारों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। इस चिट्ठी को जेल में बंद आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के हवाले से हाथरस के एसपी को भेजा गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसके माँ भाई भी आए थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था और बाद में अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। चिट्ठी में लिखे मजमून में यहां तक तो आरोपियों ने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। आरोपियों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि पीड़ित लड़की की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है। मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। मैंने कभी मारपीट वो गलत काम नहीं किया था। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी। हाथरस कांड में आरोपियों की चिट्ठी और उसमें पीड़ित परिवार पर लगाए गए इन आरोपों से मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के साथ ही आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद अपने घर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। हाथरस कांड में अब आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर झूठे मामले में फंसाने की बात कर रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार के इस मामले में बार बार बयान उठने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष भी सामने आ गया है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है। कोई बयान नहीं बदला, जब वो इसमें आई है तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी वो लगाए, हम लोगों पे इल्जाम लगाए कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है। हाथरस कांड में पीड़ित और आरोपियों के दावों की सच्चाई जानने के लिए ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही एसआईटी भी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। लेकिन एसआईटी की जांच में यह सामने आ चुका है कि इस कांड में पीड़ित और आरोपियों के अलावा एक तीसरा पहलू भी है। यह है सियासत और साजिश वाला पहलू, जिसके तार अब विदेशों से भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। हाथरस कांड की अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस कांड के बहाने दंगा भड़काने तक की साजिश रची गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और अब इसके एक एक साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हाथरस कांड की आड़ में देश और प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश की परतें खोली जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी और उसकी पूरी असलियत जानने के लिए अब ईडी ने तफ्तीश का सिलसिला तेज कर दिया है। तो हाथरस केस की जांच तेज हो गई है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।